सुप्रभात राजस्थान, मैं हूं आपके साथ ऋषिका। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर है, जहां 200 करोड़ की महाठगी मामले में महाठगी के मुख्य आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी मुरली मनोहर नामदेव को कल गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान कई अहम आज खुलासे हो सकते हैं। आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। 5 आरोपियों की पहले ही इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी थी। बता दें कि 2500 लोगों के साथ ये महाठगी की गई थी। एक चिटफंड कंपनी ने 200 करोड़ की ठगी की थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है 200 करोड़ की महाठगी मामले में? 200 करोड़ रुपए के महाठगी का ये बहुचर्चित प्रकरण है, जो हाड़ौती में सबसे बड़ी ये जो वारदात हुई थी। इस वारदात में जो मुख्य आरोपी था मुरली मनोहर जो नामदेव, उन्होंने कल कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद एसआईटी की जो टीम गठित की थी वो जाब्ते के साथ कोर्ट पहुंची थी और कल ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद आज ही उनको फिर से वापस कोर्ट में पेश किया जाना है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज कोर्ट में पेश कर संभवत रिमांड पर लिया जा सकता है और रिमांड के दौरान उनसे कई चौंकाने वाले खुलासे और हो सकते हैं। हालांकि एक दिन की पूछताछ में भी उन्होंने काफी कुछ चीजें बताई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हाड़ौती ही नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे ज्यादा जो बहुचर्चित ठगी के मामले, उन मामलों में ये शामिल हैं। करीब 2,500 से ज्यादा लोगों को जो है रकम दुगुनी करने के नाम पे अलग अलग बहाने बनाकर या फिर जो ठगी की अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर 2,500 से अधिक लोगों को जो है चूना लगाया था। उनसे ठगी की वारदात की थी, जिनमें करीब 37 लोगों के खिलाफ जो है फरवरी में ही मामला दर्ज हो चुका था। करीब 100 मामले अब तक इसमें हो चुके हैं। गुमानपुरा थाने के कई जो पुलिस अधिकारी है उन पर गाज इस मामले में लापरवाही के चलते गिर चुकी है और फिलहाल आज कड़ी सुरक्षा के बीच जो आरोपी है मुरली मनोहर नामदेव, उनको फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है और संभवत एसआईटी की टीम है वो इसमें रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि मुरली मनोहर नामदेव जो 12 का निवासी है, उन्होंने 2012 में एक कंपनी खोली थी और कंपनी खोलने के बाद में लोगों को रकम दुगुनी करने के नाम पर अन्य साथियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम किया था और एक एक करके 2,500 लोगों को चूना लगाया और 200 करोड़ रुपए की महाठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। और इस मामले में फिलहाल 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए, एसआईटी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उन लोगों को राहत देना जो 2,500 के करीब जो पीड़ित है, उन लोगों को उनकी रकम वापस दिलवाना और उनको न्याय दिलाना, ये भी एक एसआईटी की टीम के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस आरोपी को आज फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है और लेकिन इन्होंने सरेंडर भले ही किया है, लेकिन एसआईटी की टीम को एक बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि 10,000 रुपए का इनाम घोषित होने के बाद भी ये आरोपी लगातार फरार चल रहा था और पुलिस के लिए इनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनना हुआ था। और इनके पकड़ने के बाद, क्योंकि ये मुख्य आरोपियों में शामिल हैं, अब कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, उन आरोपियों के बारे में भी इनसे जब कड़ाई से पूछताछ होगी रिमांड के दौरान, तो उनके बारे में कोई विशेष सुराग लग पाएगा। जी चलिए ओम प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त किया गया है, उसके लगभग 80 प्रकरण कोटा शहर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। चूंकि अभी वो कोर्ट से प्राप्त किया गया है, उससे विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा, उसके बाद ही उसके द्वारा इस पूरी वारदात को किस प्रकार से अंजाम दिया गया उसके संबंध में खुलासा किया जाए। इसमें मेन 3 आरोपी थे, मुरली मनोहर नामदेव, संजय कश्यप और हरिओम सुमन। तो इनमें से संजय कश्यप, मुरली मनोहर नामदेव गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी बाकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब 12 से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छबड़ा के लक्ष्मीपुरा में पुलिस ने दबिश दी। 15 भट्टियों और 8,500 लीटर वॉश नष्ट की। पुलिस ने दर्ज किए 4 मामले और जब्त की गई 40 लीटर शराब।
12 से ये बड़ी खबर है, जहां हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छबड़ा के लक्ष्मीपुरा में पुलिस ने दबिश दी। 15 भट्टियों और 8,500 लीटर वॉश को नष्ट यहां पर किया गया। पुलिस ने दर्ज किए हैं 4 मामले। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। अलवर के थानागाजी नगर पालिका के ईओ अरुण शर्मा और उसके दलाल रमेश चंद सैनी को एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कनिष्ठ अभियंता भोलाराम मौके से फरार हो गया है। एसीबी के एएसपी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नगर पालिका ईओ और जेईएन भोलाराम ने ठेकेदार से 29 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में 14% के 4,31,000 रुपए की डिमांड की थी। जब ठेकेदार का बिल पास कर दिया, उसके बाद में लगातार रिश्वत लेने का दबाव बनाया गया। इसकी शिकायत ठेकेदार ने जयपुर एसीबी को दी। इसके बाद एसीबी ने सत्यापन करने के बाद मंगलवार शाम को दलाल को 2 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने संपर्क कर रिपोर्ट दी थी कि उसके जो ऑलरेडी काम किए हुए काम हैं उनकी एवज में और जो वर्तमान में वर्क ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी एवज में ईओ और जेईएन उनसे कमीशन के पैसे मांग रहे हैं। तो इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में पैसे की डिमांड आई। 29 लाख रुपए के जो बिल पास हुए हैं उनकी एवज में 14% जो है कमीशन के रूप में ये पैसे मांग रहे थे। जयपुर के करनी विहार इलाके में 3 सितंबर को लकड़ी कारोबारी विवेक सारवगी के शोरूम में डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। इस डकैती की साजिश कारोबारी विवेक के एक कर्मचारी ओम प्रकाश उर्फ ओमी गुर्जर ने ही रची थी। करनी विहार थाना पुलिस ने डकैती करने वाले कर्मचारी ओम प्रकाश सहित 4 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लूटी गई करीब 15 लाख रुपए की रकम बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। डीसीपी वंदिता राणा के सुपरविजन में वैशाली नगर एसीपी आलोक सैनी समेत करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस गैंग का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश करीब 15 दिन पहले अपने गांव गया था। वहां उसने परिचित सीताराम मीणा के साथ मिलकर इस डकैती की प्लानिंग को अंजाम दिया। वारदात के बाद ओम प्रकाश पर शक नहीं हो, इसलिए बदमाशों ने कारोबारी विवेक सारावगी के साथ ओम प्रकाश को भी बंधक बनाया। फुटेजेस चेक किए गए, गहनता से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि जो परिवादी है उसका खुद का मैनेजर जो जिसका नाम ओम प्रकाश है वो इसमें संलिप्त था। उसने अपने साथियों को मिलाकर 4-5 लोगों को बुलाकर और तब इस घटना को अंजाम दिलवाया था। गहनता से अनुसंधान करने के बाद सारे अपराधियों को नामजद कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी अपराधी जयपुर के बाहर के हैं। जयपुर के रामबाग स्थित सुबोध स्कूल में उस समय अभिभावकों का जोरदार हंगामा देखने को मिला जब स्कूल प्रशासन की ओर से करीब 40 से ज्यादा बच्चों को पूरे स्कूल समय के दौरान लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया। मामला फीस से जुड़ा था। स्कूल के करीब 40 से ज्यादा बच्चों की फीस जमा नहीं होने के चलते स्कूल प्रशासन ने बच्चों को लाइब्रेरी में बैठा दिया। इस मामले की सूचना जब अभिभावकों को लगी तो स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि स्कूल प्रशासन ने बच्चों को फीस करीब 2 साल से बकाया होने का हवाला दिया। लाइब्रेरी में बंद बच्चों ने आरोप लगाते हुए कहा कि फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल की लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया। पूरे स्कूल समय तक ना तो हमें खाना खाने दिया और ना ही वॉशरूम जाने दिया। टीचर देखने नहीं आ रहा था। कमलजीत मैम ने बोला कि कोई टीचर देखने आ रहा था, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो हमें ये बोल के जा रहे थे, हम में से मॉनिटर्स खड़े कर दिए कि तुम लोग ही संभालो। ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ एसी था ना क्लॉक थी, हमें पता भी नहीं था। हम एक दूसरे से देख रहे थे, वो भी ख़राब वॉचेस से। तो विदिन 15 मिनट्स में यहाँ पे पहुँची हूँ। मेरे पास स्कूल से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप आइए और अपने बच्चे को कलेक्ट करके लेके जाइए। जहाँ तक कि मैम कह रहे हैं कि हमने काफ़ी लेटर्स दिए, तो हमने भी इनको काफ़ी लेटर्स दिए हैं, रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे पास इतनी फ़ीस नहीं है देने के लिए, तो भी इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं रहा है। कुछ पेरेंट्स की फ़ीस अभी 3 सेशंस की बाकी है और हमने बोर्ड रजिस्ट्रेशन में भी कभी इन पेरेंट को इतना परेशान
इन्होंने खूब परेशान किया है। रोज़ कोई ना कोई लेटर स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर हम बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका मतलब हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि कंफर्म टिकट को रद्द करवाने पर रेलवे जीएसटी चार्ज वसूल करेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस चर्चा की पुष्टि करते हुए कहा कि ये अफवाह नहीं है, बल्कि ऐसा नियम लागू किया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर किसी कारण से रेल यात्री टिकट बुक करवाने के बाद यात्रा नहीं करना चाहता है, तब भी उसे जीएसटी चार्ज देना होगा। वो पहले अपने कंफर्म टिकट रद्द करवाएगा और रिफंड के समय उसके मूल पैसों में से जीएसटी फिर से काटा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो यात्री अगर यात्रा करना चाहता है तब भी जीएसटी देना होगा और नहीं यात्रा करना चाहता है तब भी जीएसटी देना होगा। बताया कि नियमों में कुछ बदलाव है, ये एक स्वाभाविक चीज़ है। जैसे कि टिकट का आपने जैसे बताया, तो जीएसटी का जो ये मुद्दा है, ये हम रेलवे बोर्ड जो हमारे मंत्रालय है उसके निर्देश के अनुसार करते हैं और जैसा वहाँ से आदेश होता है वो पूरी भारतीय रेल पे ये पद्धति लागू की जाती है। अब बात कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की। सरकार को 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद सीएचए ने धरना स्थगित कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को किरोड़ी लाल के नेतृत्व में सीएचए का प्रतिनिधि मंडल सचिवालय पहुंचा था और स्वास्थ्य सचिव से बातचीत की। हालांकि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि सीएचए की मांग पूरी की जाए, नहीं तो 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। धरना स्थगित होने के बाद सीएचए ने अजमेर हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत से उस जाम को खुलवाया और गाड़ियों में भरकर उनको घर रवाना किया गया। तो हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने किरोड़ी लाल मीणा और स्वास्थ्य सहायकों से बातचीत की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की वार्ता एक बार फिर विफल रही है। सरकार के साथ आज प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई और इस वार्ता के बाद 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया। इस वक्त मीणा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार की वार्ता हुई और अब 15 दिन का किस प्रकार का अल्टीमेटम? वार्ता तो एज यूजुअल जैसा ये अब तक करते आए हैं, क्योंकि मैं किसी वार्ता में शामिल नहीं था, पर सीएचए के नेताओं का यही कहना है कि सरकार यही कहती आ रही है शुरू से ही कि हम पॉजिटिव हैं, आपका काम कर रहे हैं। वही बात एक तरह से आज दोहराई है, लेकिन वो मेरी उपस्थिति में बात कही गई है कि सरकार पॉजिटिव है, तो मैं एक बार उनकी बात पे भरोसा करता हूँ। और मैंने उनको निवेदन किया है कि अभी धरना स्थगित कर दें और 15 दिन का हमने टाइम दिया है। 21 तारीख को ये समय पूरा हो जाएगा, तब तक हम उनको भी कहा है कि आप जो कुछ करना है काला सफ़ेद वो करके हमें दे दो, वरना 22 तारीख से मैं धरने पर बैठूंगा। और इनको बार बार बुलाना ठीक नहीं है। बाहर सड़क पर मैं और अंदर मेरी पार्टी इनकी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। यानी 22 तारीख को कोविड स्वास्थ्य सहायक के बगैर आप खुद ही इनका मोर्चा संभालेंगे? इनके पदाधिकारी आ सकते हैं, ऐसा वहाँ हमने सेक्रेटरीट में निर्णय किया था, और ये जो निर्णय करेंगे सीएचए के पदाधिकारी वो मान्य है। लेकिन बार बार इनको जयपुर आना लाना इनको बड़ा महंगा पड़ता है। ये इनकी पहले आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कमर टूट चुकी है लंबे आंदोलन के बाद, इसलिए हम हमारे स्तर पर ही इस आंदोलन को चलाएंगे। अगर सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है तो आने वाले चुनाव के अंदर सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार चाहे नौकरी दे नहीं दे, मैं आज एक प्रण लेता हूँ सभी के सामने, ना तो मैं आने वाली पीढ़ियों के अंदर जब तक मैं जिंदा हूं, ना तो कभी मैं कांग्रेस को वोट दूंगा और ना मैं मेरी पीढ़ी के अंदर किसी को कांग्रेस को वोट देने दूंगा, क्योंकि जितना दुख और जितना आहट हमें कांग्रेस ने पहुंचाया आज तक हमें किसी ने भी नहीं पहुंचाया। इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के पक्ष में फैसला सुनाती है या नहीं सुनाती, लेकिन अगर नहीं सुनाती है तो 22 तारीख को फिर से विधानसभा पर बड़ा घेराव करने की तैयारी कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन
दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और कोटा से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हत्या के आरोपियों पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपी सुरेंद्र कौशल, धन्नू भीरा, अयाना और केपाटन के हैं निवासी। नीरज हत्याकांड के 2 आरोपियों पर की थी बदमाशों ने फायरिंग। वारदात में गोली लगने से एक युवक घायल हुआ था। कमलपुरा गांव में बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सिमलिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा से बड़ी खबर, जहां हत्या के आरोपियों पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुरेंद्र कौशल, धन्नू भीरा, अयाना के पाटन के निवासी हैं। नीरज हत्याकांड के 2 आरोपियों पर इन बदमाशों ने फायरिंग की थी। आरसीए में चुनाव से पहले विवादित जिला संघों के ट्रायल राजधानी जयपुर में संपन्न करा लिए गए हैं। ट्रायल में सैकड़ों की संख्या में 5 जिला संघों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इसे लेकर विवादित जिलों के पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं। पिछले 3 दिनों से भरतपुर, धौलपुर, अलवर, श्रीगंगानगर और नागौर जिले से आए क्रिकेट खिलाड़ियों ने जयपुर में ट्रायल दिया। खास बात यह है कि इन 3 दिनों में रोजाना करीब 300 से 400 तक खिलाड़ी ट्रायल में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे और ओपन ट्रायल में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये ट्रायल सीनियर काल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता के 2022-23 सत्र के लिए और अंडर 16 के चयन के लिए करवाए गए हैं। ट्रायल चले, आज यहाँ पे हम नागौर से देने हैं और हमारे सुबह से हम यहाँ ट्रायल दे रहे थे। अब हमारे जाने का टाइम है, अब हम यहाँ से जाएंगे। मतलब आपकी टीम में ये खिलाड़ी होंगे और अच्छी ट्रायल हुई हमारी उम्मीद है कि कल सुबह हमारा भी नाम आए। साल भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ट्रायल भी अच्छा रहा है। अगर मतलब सिलेक्शन होता है तो काफ़ी मतलब प्राउड फील करेंगे हम भी। आरसीए द्वारा ये ट्रायल कराने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि इससे किसी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो। हालांकि इसके बाद भी जिला संघों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर आरएस नांदू ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस ट्रायल से खिलाड़ियों को परेशान होना पड़ा है। 2004 से स्पोर्ट्स एक्ट है और स्पोर्ट्स एक्ट ये कहता है कि कोई भी क्रिकेट एक्टिविटीज, कोई भी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट की है तो डिस्ट्रिक्ट के दायरे में होगी और अगर स्टेट की है तो स्टेट के दायरे में होगी। तो नागौर की ट्रायल नागौर में होनी चाहिए। हमारे कम से कम 500 से ज़्यादा पंजीकृत बच्चे हैं, यहाँ कम से कम 50 या 60 आए होंगे। इतना किराया खर्च करना, फिर बच्चे खाने का, फिर ठहरने का, ये बिल्कुल किसी भी तरीके से देखें ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ऐसा कहें कि मतलब इनकी सोच जो है वो अच्छी नहीं है। खिलाड़ियों को परेशान करना, मतलब टीम इन्होंने पहले ही चयन कर दी, केवल ये मात्र एक दिखावा है। आरसीए में चल रहे विवादों की वजह से जिला संघों में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जिला संघों की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें कोर्ट से राहत मिली है, जबकि आरसीए की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि आरसीए इन जिलों का ट्रायल पूरा कर टीमों के चयन को पूरा कर चुका है, लेकिन इन जिले के खिलाड़ियों को राजस्थान टीम में कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई की, जिसे आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी कोशिश में लगी है। आइए दिखाते हैं सरकार ने हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास का जो वादा किया था वो कहां तक पूरा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की तालीम में अब हॉस्टल की कमी आड़े नहीं आएगी। ये वादा 2018 के चुनाव में किया गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हो सका। तालीम के लिए अपने घर से बाहर निकलने वाले अल्पसंख्यक तबके के बच्चों को अपनी रिहाइश के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता है। लिहाजा राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि प्रदेश भर के तमाम जो संभागीय मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि ऐसे बच्चों को तालीम में परेशानी ना हो। करीब 3.25 साल गुजर गए हैं। ऐलान किए गए 64 छात्रावासों में से महज 15 छात्रावास बने हैं। 49 छात्रावासों का निर्माण अभी जारी है। आपको बता दें, देश में प्रस्तावित 64 छात्रावासों में 15 बनकर तैयार हुए हैं। 49 छात्रावासों को बनाए जाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। खास बात यह है, 52 हॉस्टल बनाने की वित्तीय अनुमति इसी साल मिली। हर हॉस्टल के लिए सरकार 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
आपको बता दें, अल्पसंख्यक तबके से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिए हर जिले में लड़कों और लड़कियों के लिए एक माइनॉरिटी हॉस्टल खोले जा रहे हैं। हालांकि महकमे की ओर से कई जिलों में ये हॉस्टल पहले से चलाए जा रहे हैं, लेकिन एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे इन हॉस्टल का फीडबैक अच्छा नहीं होने की वजह से विभाग ने 64 नए हॉस्टल बनाने का ऐलान किया था। कहा गया था कि हर संभाग, हर जिला मुख्यालय और हर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में हॉस्टल बनेगा और सरकार का दावा है कि वो इस वादे को पूरा करने की कोशिश में लगी है। कुछ जिलों के अंदर हम जो छात्रावास हैं, वहाँ जो अल्पसंख्यक बच्चे दूर रह आते हैं तो उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, तो या गरीब बच्चे होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि हर जिले में बालक और बालिकाओं के छात्रावास हर जगह हम खोल दें। तो लगभग हमने कोशिश ये की है कि तहसील स्तर भी हैं या बड़े कस्बे भी हैं, उन कस्बों के अंदर भी हमारे प्रयास रहे हैं कि वहाँ पर छात्रावास दें। तो लगभग हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जितना अच्छा कर सकते हैं विभाग की तरफ से, वो सब हमारे प्रयास जारी हैं। प्रदेश में अल्पसंख्यक तबके के मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के बच्चों के लिए हॉस्टल बन रहे हैं। ऐसे में प्रति हॉस्टल अगर 100 छात्रों के रहने की भी व्यवस्था होती है तो फिर 6400 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात नेताओं की पाप और पुण्य की सियासी लड़ाई की। सावन भादो में जब पूरा प्रदेश भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहा है तो बीजेपी को कांग्रेस के राज में पाप बढ़ता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि पाप तो बीजेपी कर रही है, कहीं महंगाई बढ़ाकर तो कहीं सांप्रदायिकता फैलाकर। अशोक गहलोत की सरकार सुधे न सुधे पर राजस्थान का जो बंटा ढाल हो रहा है, प्रभु इसकी चिंता कर और इसको सुधारने के लिए अशोक गहलोत को भी सुधार दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पापी तो बीजेपी वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को शर्म नहीं आती? आटे पर टैक्स लगा दिया उन्होंने, दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, मखाने पर लगा दिया, मुरमुरे पर लगा दिया, सूजी और मैदा पर लगा दिया, आटे पर टैक्स कभी लगाया? पापी तो बीजेपी वाले हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं? शर्म नहीं आती? धरती फट जाएगी। प्रदेश में तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। लाइव तस्वीरें। राहुल गांधी भी इस यात्रा में मौजूद। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके हैं और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होने वाले हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी इस यात्रा में मौजूद। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं सुबह से ही और कई बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा